न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज रिवल 2 में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबर। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत के साथ ही विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। चुनाव नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में अब सीएम की रेस तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम इस रेस में सबसे आगे है। देवेंद्र फडणवीस के अलावा पंकजा मुंडे का नाम भी इस रेस में शामिल है। नितिन गडकरी ने कहा कि वो महाराष्ट्र में सीएम की रेस में नहीं, वो दिल्ली में ही ठीक है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावडे भी सीएम की रेस में हैं। विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से और सुधीर मुनगंटीवार का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और शिवसेना गठबंधन कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा आज मुंबई जाएंगे। नेता एकनाथ खड़से और सुधीर मुनगंटीवार का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और शिवसेना गठबंधन कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा आज मुंबई जाएंगे। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शिवसेना से गठबंधन को लेकर बातचीत कर सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी और मोदी पर निशाना साधा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा है कि जनता ने किसी को जनादेश नहीं दिया है, फिर भी कुछ लोग जीत का डंका बजा रहे हैं। सामने में लिखा है कि इस चुनाव में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी समेत पूरा कुनबा शिवसेना के खिलाफ मैदान में उतर गया। लेख में शिवसेना का बखान करते हुए कहा गया है कि सभी ताकतों का शिवसेना ने एक शेर की तरह ही मुकाबला किया। सामने में लिखा है कि चारों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को पहुंचा। शिवसेना ने कहा है कि गठबंधन अगर नहीं टूटा तो कांग्रेस और एनसीपी 25 सीटों के अंदर सिमट जाती। आज सुबह 11 बजे उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में शिवसेना के विधायकों की बैठक है। बैठक में ताजा हालात और बीजेपी से गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है। इससे पहले कल शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन के संकेत दिए। उद्धव ने कहा कि बीजेपी ने समर्थन मांगा तो विचार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी के सामने समर्थन के लिए 2 शर्तें रखी हैं। शिवसेना ने डिप्टी सीएम का पद और वित्त समेत 2 अहम मंत्रालय मांगे हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की हित की बात करने वाले का समर्थन करेंगे। नतीजे आने के बाद कल उद्धव ठाकरे ने फोन कर अमित शाह और पीएम मोदी को बधाई दी। वहीं इस रोल के लिए गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा का नाम भी सामने आ रहा है। शिवसेना खासतौर पर उद्धव ठाकरे के मुंडे परिवार से बेहद खास रिश्ते रहे हैं। शिवसेना ने चुनाव में पंकजा और उनकी बहन प्रीतम के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। वहीं आरएसएस भी चाहता है कि बीजेपी एनसीपी के बजाय शिवसेना के साथ जाए। संघ विचारकर एमजी वैद्य ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। एमजी वैद्य ने बीजेपी की इस जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। आडवाणी ने कहा है कि बीजेपी को शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी शिवसेना से गठबंधन तोड़ने के पक्ष में कभी नहीं थी। वहीं अमित शाह ने कहा कि चुनाव नतीजों से साबित हो गया है कि कौन सही है कौन गलत। एनसीपी ने बिना शर्त बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। एनसीपी की बैठक में बीजेपी को समर्थन देने का फैसला हुआ। प्रफुल्ल पटेल ने इसका ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि एनसीपी ने बाहर से समर्थन की बात कही है, जिस पर विचार होगा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी से कोई मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने सबसे ज्यादा 123 सीटों पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें लाने के बावजूद बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 22 सीट दूर रह गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। शिवसेना ने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 63 सीटें जीती हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से गुप्त बातचीत की। नतीजों के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर मंथन हुआ। वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों राज्यों के लिए तय किए गए पर्यवेक्षक मुख्यमंत्रियों का चुनाव करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों में बीजेपी का ही सीएम होगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत अभियान की तरफ हम 2 कदम और आगे बढ़ चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि दोनों राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई। बीजेपी अध्यक्ष ने विरोधियों पर वार करते हुए कहा कि मोदी लहर अभी भी बरकरार है। अमित शाह ने उपचुनाव में मोदी की लहर खत्म होने की बात को लेकर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि विरोधियों को लग गया होगा कि मोदी की सुनामी विरोधियों को ध्वस्त करने में सक्षम है। शाह ने जीत का क्रेडिट मोदी को देते हुए कहा कि सरकार के 4 महीने के कामकाज पर जनता ने मोहर लगा दी है। शानदार जीत के बाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर में अमित शाह को कार्यकर्ताओं ने गदा भेंट की।
महाराष्ट्र की 53 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। इन 53 सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि शिवसेना को 20 सीटें मिली। महाराष्ट्र में सत्ताधारी कांग्रेस हारकर तीसरे नंबर पर चली गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 42 सीटें मिली। महाराष्ट्र में एनसीपी के खाते में 41 सीटें आई हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनाव जीता। फडणवीस ने कांग्रेस कैंडिडेट विनोद प्रफुल्ल को लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र के परली से जीत दर्ज की। पंकजा मुंडे ने कांग्रेस के धनंजय पंडितराव मुंडे को करीब 25,000 वोटों से हराया। बीजेपी का वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने मुक्ताई नगर सीट से जीत हासिल की। कराड़ दक्षिण सीट से पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की बुरी हार पर पृथ्वीराज चौहान निराश दिखे। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने येवला सीट से जीत दर्ज की। छगन भुजबल ने शिवसेना के संभाजी पवार को भारी अंतर से हराया। कांग्रेस नेता अजित पवार ने बारामती सीट से चुनाव जीत लिया है। तासगांव सीट से कांग्रेस के आर पाटिल भी चुनाव जीत गए। सोलापुर सिटी सेंट्रल से सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे ने चुनाव जीत लिया है। भोकर सीट से पूर्व सीएम अशोक चौहान की पत्नी अमिता चौहान ने चुनाव जीता। मानखोर शिवाजी नगर सीट से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। शानदार जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश भर में जमकर जश्न मनाया। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आतिशबाजी हुई और बैंड बाजा बजाया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मुंबई के बीजेपी दफ्तर में तुरही बजी, ढोल की थाप पर कार्यकर्ता खूब नाचे। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर नगाड़ों की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता जमकर झूमे। मुंबई में महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने सीएम की रेस में माने जा रहे देवेंद्र फडणवीस का मुंह मीठा करवाया। उधर उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर शिव सैनिकों ने हाथों में झंडे लेकर जीत का जश्न मनाया। इस बार राज ठाकरे को सिर्फ पुणे की सीट से संतोष करना पड़ा है। इस बार एमएनएस ने कुल 219 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। खासतौर पर नासिक की 15 सीटों में इस बार राज का खाता भी नहीं खुल पाया। नासिक में राज के 3 सिटिंग एमएलए बीजेपी से चुनाव हार गए। राज ठाकरे की न सिर्फ सीटें घटी बल्कि वोट शेयर भी 11% से घटकर 3% पहुंच गया है। 2009 के चुनाव में राज ठाकरे ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 13 सीटें जीती थी। सिंधुदुर्ग में शिवसेना के एक नेता अरविंद भोसले आज 9 साल बाद जूते पहनेंगे। दरअसल 2005 में राणे ने जब शिवसेना छोड़ी थी तो अरविंद भोसले ने कसम खाई थी। अरविंद भोसले ने कसम खाई थी कि जब तक नारायण राणे हार नहीं जाते तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। नारायण राणे शिवसेना के ही वैभव नाइक से करीब 9,000 वोटों से हार गए। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा पसर गया। मुंबई में भी कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी हार को स्वीकार किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। राहुल ने दावा किया कि पार्टी कड़ी मेहनत कर फिर से जनता का विश्वास हासिल करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण राणे भी कुदाल सीट से चुनाव हार गए। अपने बेटे नीतीश राणे से मिलने पर नारायण राणे भावुक हो उठे। नीतीश राणे चुनाव जीत गए हैं। नारायण राणे ने उन्हें जीत की बधाई देते हुए बुके दिया। अपने पिता से मिलने पर नीतीश राणे भी भावुक हो गए। पिता ने उन्हें गले लगा लिया। कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद एक बार फिर प्रियंका गांधी को पार्टी में लाने की मांग उठी है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ के पोस्टर लहराए। कांग्रेस ने हार का ठीकरा पुराने सहयोगी एनसीपी पर फोड़ दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि एनसीपी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उस पर भारी पड़े। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एनसीपी के चलते कांग्रेस पर दबाव आया। मनु सिंघवी के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सरकार का अच्छा काम दब गया। हरियाणा में बीजेपी पहली बार अकेले दम पर सरकार बनाएगी। हरियाणा में सीएम को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। मंगलवार को चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस पर आखिरी फैसला होगा। सूत्रों से खबर है कि सीएम की रेस में मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे आगे है। बीजेपी विधायक दल के नेता रहे अनिल विज और राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु भी सीएम की रेस में हैं। सीएम के लिए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री के लिए केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर भी चर्चा चल रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 47 सीटें मिली हैं। हरियाणा में कांग्रेस को 15 और आईएनएलडी को 19 सीटें मिली हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस गठबंधन को 2 और अन्य को 7 सीटें मिली। बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु नारनौल सीट से चुनाव जीत गए।
कैप्टन अभिमन्यु ने आईएनएलडी के राज सिंह मोर को लगभग 6000 वोटों से मात दी। अंबाला कैंट में बीजेपी के अनिल विज ने 15,000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस उम्मीदवार को हराया। बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट से चुनाव जीत गए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा सफीदो सीट से चुनाव हार गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सापला किलोई सीट से चुनाव जीत गए। हुड्डा चुनाव जीत गए, लेकिन उनके घर पर सन्नाटा पसरा रहा। हुड्डा ने बीजेपी को जीत की बधाई दी, कहा उन्हें जनादेश मंजूर है। हुड्डा ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के कैथल सीट से चुनाव जीत गए। सोनीपत की राय विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जय तीरथ दहिया महज 3 वोटों से चुनाव जीते। उचाना सीट से आईएनएलडी चीफ ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए। दुष्यंत चौटाला को बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने 7,432 वोटों से हराया। आईएनएलडी उम्मीदवार अभय चौटाला ने इलाहाबाद से जीत दर्ज की। अभय चौटाला ने बीजेपी के पवन बेनीवाल को मात दी। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और सिरसा से उम्मीदवार गोपाल कांडा चुनाव हार गए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। पीएम ने कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देते हुए लिखा कि वो उनकी मेहनत को सलाम करते हैं। पीएम ने कहा कि हरियाणा की तरक्की को नए मुकाम तक ले जाने का मौका देने के लिए वो शुक्रगुजार है। पीएम ने ट्वीट के जरिए हरियाणा के वोटरों को बहुमत देने के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि वो दोनों राज्यों में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के बाद दिल्ली बीजेपी भी जोश में है। बीजेपी नेताओं ने राजधानी में चुनाव कराने के संकेत दिए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी सरकार बनाने के लिए एलजी के प्रस्ताव को ठुकरा सकती है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी लहर पर सवार होकर वो दिल्ली में पूर्ण बहुमत ले सकती है। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की सीट बीट से उनकी बेटी प्रीतम ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। प्रीतम ने अब तक सबसे ज्यादा 6,96,000 वोटों से जीत हासिल की। प्रीतम मुंडे ने कांग्रेस के अशोक राव शंकर राव पाटिल को हराया। शिवसेना और एनसीपी ने उन्हें उम्मीदवार उनके खिलाफ नहीं उतारा था। प्रीतम ने सीपीएम के अनिल बसु का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2004 में 5,92,000 से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। पीएम मोदी वडोदरा रिकॉर्ड से चूक गए थे। उन्होंने 5,70,000 वोटों से वडोदरा में जीत हासिल की थी। यूपी में कैराना विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एसपी कैंडिडेट नाहिद हसन जीत गए। दिल्ली में एक बार फिर से बदमाशों ने पुलिस को निशाना बनाया। उत्तम नगर में पेट्रोलिंग के दौरान 6 से 7 बदमाशों ने 2 पुलिस वालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वारदात में एक पुलिसकर्मी की स्थिति गंभीर है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है। नवादा इलाके में सत्येंद्र और मनदीप नाम के 2 पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। बदमाशों ने पत्थर मारकर दोनों को जख्मी कर दिया और फरार हो गए। दिल्ली के प्रीत विहार में बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। महिला के सिर पर रॉड से हमला किया गया। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। सुमन भटनागर नाम की महिला विदेश मंत्रालय की पूर्व अधिकारी थी। वो अकेली रहती थी। पुलिस को महिला का शव बेड पर मिला। उनके सिर से खून निकल रहा था। पुलिस लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका जता रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में देर शाम एक शख्स पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वारदात में घायल शख्स अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 3 नामी बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टे, कई कारतूस मिले हैं। इनका चौथा साथी भागने में कामयाब रहा। सबसे पहले बदमाशों ने सरेराज नीरज नाम के एक शख्स को निशाना बनाया और वहां से फरार हो गए। इसके बाद बदमाश त्रिलोकपुरी में एक दुकान पर रुके और आपस में फायरिंग की बात करने लगे। इस पर जब आसपास के लोगों ने उनसे पूछताछ की तो बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की, फिर वहां से भागने की कोशिश की। तब पुलिस और पब्लिक ने मिलकर 4 में से 3 बदमाशों को धर दबोचा। ये तीनों कई वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के जामिया नगर में एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में संदिग्ध स्थिति में एक शख्स की लाश मिली। शव की पहचान सलीम के रूप में हुई है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। शव के सिर के पिछले हिस्से पर चोट के निशान मिले, लेकिन शव के आसपास खून का एक भी निशान नहीं मिला। सलीम के परिजनों ने उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है। सलीम के परिजनों के मुताबिक सलीम और उसकी पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। यूपी के नोएडा में फूड डिपार्टमेंट ने अट्टा गांव में मिठाई की कई दुकानों पर छापा मारकर जांच की। एक दुकान से नकली मावा पकड़ा गया। कई दुकानों की मिठाई के सैंपल भी लिए गए। धौलाकुआ गैंगरेप मामले में आज सजा का ऐलान होगा। 17 अक्टूबर को दोषियों की सजा को लेकर बहस पूरी हुई। इससे पहले इस मामले में 5 आरोपियों को बीपीयू में काम करने वाली महिला से गैंगरेप का दोषी पाया गया था। नवंबर 2010 में पीड़ित को पहले अगवा किया गया, फिर उसके साथ गैंगरेप हुआ। आज पीएम मोदी एम्स के
कन्वोकेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। कड़ी सुरक्षा के चलते आज एम्स अस्पताल में आवाजाही पर सुबह 12 बजे तक दिक्कत आएगी। अगले महीने होने जा रहे डीडीए हाउसिंग योजना 2014 के ड्रॉ को ऑनलाइन देखा जा सकता है। डीडीए ड्रॉ का वेबकास्ट करने की संभावना तलाश की जा रही है। डीडीए हाउसिंग स्कीम के ड्रॉ की अंतरिम तारीख 5 नवंबर तय है। हुदूद की तबाही का आकलन करने निकले राहुल गांधी आज ओडिशा जाएंगे। रविवार को राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के हुदूद प्रभावित इलाकों का दौरा किया। विशाखापट्टनम में हुदूद प्रभावित लोगों से मिलने के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो के बीच में उन्होंने एक टी स्टॉल पर पहुंचे और लोगों के बीच बैठकर चाय पी। चाय की चुस्कियों के साथ राहुल लोगों से बातचीत करते भी दिखाई दिए। हीरा व्यापारी ने अपने कर्मचारियों को इंसेंटिव के तौर पर कार और घर दिया। कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले 1200 कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाई और फिर उन्हें इंसेंटिव दिया। 491 कर्मचारियों को कार, 525 कर्मचारियों को ज्वेलरी और 200 कर्मचारियों को घर दिया गया। कंपनी ने हर कर्मचारी के लिए 3,60,000 का बजट रखा था। कर्मचारियों ने अपनी सुविधा के मुताबिक कार, घर और ज्वेलरी को चुना। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर इंसेंटिव बांटा गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कारों की कतार दिखी। हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स के मालिक सब्जी ढोड़किया ने बताया कि इंसेंटिव के लिए उनका बजट 50 करोड़ का है। सब्जी ढोड़किया ने कहा कि इतना ज्यादा इंसेंटिव देने की वजह कर्मचारियों का बेहतर काम है और उन्हें उस काम के लिए प्रेरित करना है। भारी भरकम इंसेंटिव पाने पर कर्मचारियों ने कंपनी के लिए और मेहनत से काम करने की बात कही। भारतीय मूल के अजय बंगा को दुनिया के बेस्ट सीईओ का खिताब मिला है। मैगजीन ने 100 बेस्ट सीईओ की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारतीय मूल के अजय बंगा टॉप पर है। और चलिए इसी के साथ न्यूज